तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पीसीपी के चेयरमैन पीयूष जी। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत जी। स्वागत है। सर मेरा पहला क्वेश्चन है जिसके लिए हम यहाँ सीकर में आए हैं गुड़गांव जी। से। जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कोटा के बाद सीकर कोचिंग हब क्यों बन रहा है और कैसे बन रहा है? मैं अक्सर कहता हूँ कि नो डाउट कोटा इस जेई और नीट के सेक्टर में पायनियर रहा है, लेकिन वर्तमान में सीकर के जो रिजल्ट्स हैं, आप अनुपात देख सकते हैं स्टूडेंट्स की संख्या में, तो वो कोटा से भी बेहतर हैं, देश भर में अव्वल हैं। ये एनटीए द्वारा जारी सुप्रीम कोर्ट में डाटा में भी प्रमाणित हुआ है। तो डेफिनेटली सीकर है वो देश भर में सर्वश्रेष्ठ कर रहा है। सर्वश्रेष्ठ क्यों कर रहा है, इसके पीछे 3-4 मुख्य कारण हैं। एक तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ 4-5 संस्थाओं का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसमें सभी लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। अच्छा कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन, जो कोटा में आज के दिन नहीं है। बच्चों को राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग, केवल कोचिंग ही नहीं, कोचिंग के साथ साथ उसको हॉस्टल्स, मेस, सेल्फ स्टडी रूम, स्पोर्ट्स, है ना, लॉन्ड्री, सारी सुविधाएं संस्थान के द्वारा ही दी जा रही हैं। इसके कारण यहाँ स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई पे एक तरफा फोकस रहते हैं, दूसरा कोई काम नहीं रहता। उसके बाद तीसरी बात मैं करूँ तो प्रिंस में वेरी स्पेशली बच्चे मोबाइल फ्री कैंपस में रहते हैं। मोबाइल प्रोवाइड नहीं करते? मोबाइल फ्री देखने को ही नहीं मिलेगा। और टेलीफोन बूथ हैं जिस पे कार्ड दिया जाता है, पेरेंट 1 पेरेंट 2, उससे बच्चा जी भर के डेली बात करे, जितनी मर्जी करे, लेकिन मोबाइल का एक्सेस नहीं है, जो आज के दिन बच्चों की समस्या की सबसे बड़ी चीज़ है। 3 यूएसपी ये होगी। चौथी मैं कहूँ तो प्रिंस का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। ये सब यूएसपी जुड़ती हैं तो डेफिनेटली सीकर है वो आज के दिन अव्वल आता है, अन्यत्र ये सारी यूएसपी एक साथ कहीं नहीं मिलेंगी। साइकोलॉजिकल वे पे देखें तो कोटा, बिकॉज ऑफ कोटा में कई सारे बच्चे डिप्रेशन में जो आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है। सीकर किस तरीके से इस जो सबसे बड़ी गलती है कोटा की, उसको किस तरीके से इग्नोर कर रहा है और अच्छा माहौल प्रदान कर रहा है? बेसिकली जब मैंने कहा कि स्कूल, कोचिंग, हॉस्टल में सब चीज़ें एक जगह दी जा रही हैं, तो बच्चे यहाँ ग्रुप में रहते हैं, तो आइसोलेशन नहीं है, जो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा रिस्की रहता है वो यहाँ पे नहीं है। उसके बाद मैंने कहा कि राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग रहती है। उसके साथ साथ बच्चों से डायरेक्ट टच भी है। हम पे कैंपस में घूम रहे हैं तो बच्चा डायरेक्ट हमसे भी मिल सकता है। हमारे एकेडमिक हेड हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट है, मल्टीपल लेयर का मैनेजमेंट है जिससे बच्चा डायरेक्ट मिल सकता है। और इसी कारण सीकर है वो आज के दिन तुलनात्मक रूप से काफ़ी सुरक्षित माना जाता है बच्चों के लिए। अच्छा, और एक सबसे जो बड़ी बात है वो नीट ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है सीकर के लिए, और कोटा का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छी मतलब बड़े परसेंटेज में देखें तो काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। जनसंख्या के मामले में भी देखें तो जो स्टूडेंट कोटा जा रहे हैं, अराउंड 50% का डिक्लाइन रेट वहाँ पे देखा गया है। सर मुझे ये जानना है, डिक्लाइन रेट कोटा में तो हो रहा है, पर कोटा के अलावा सीकर बच्चे आ रहे हैं, सीकर के अलावा भी कहीं बच्चे जा रहे हैं, या अधिकतम बड़ा पोर्शन जो वो सीकर ही आ रहा है? आप देखो कहाँ गिर रहा है, इनका तो हम ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, सुनने में आता है, लेकिन सीकर में बच्चा बढ़ रहा है और लगातार बढ़ेगा। और जो मैंने यहाँ की यूएसपी बताई, यहाँ की मेहनत बताई, वो डेफिनेटली यूनिक है, इसलिए सीकर में बच्चा लगातार बढ़ेगा। अच्छा, फूड के मामले को लेकर मेरा क्वेश्चन रहता है कि अधिकतम जगह से कोटा में भी फूड का जो क्वालिटी मैसेज वगैरह में रहता था वो मतलब पैरामीटर के अकॉर्डिंग नहीं रहता था। आपकी अनुसंस्था या सीकर, ओवरऑल सीकर को देखें तो किस तरीके का फूड प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को? मैं ओवरऑल सीकर के लिए भी कहना चाहूँगा कि यहाँ खाना अच्छा मिलता है। और प्रिंस की बात करें तो आप आके हमारे मैसेज देखें, हर चीज़ की परचेज के लिए यूनिक डिपार्टमेंट है, जो जहाँ बेस्ट सब्जियां हैं, दाल है, अनाज है, वो ख़रीदता है। और उसके साथ आप एक चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ खाने की क्वालिटी क्या रहती होगी, कि बच्चों को खिलाया जाने वाला मसाला, उसका रॉ मटेरियल हम बाज़ार से परचेज करते हैं और हमारे कैंपस में पिसाई होती है और फिर उससे खाना, सब्जियां तैयार होती हैं। तो आप देख सकते हो, ऐसा तो बड़ी बड़ी होटल्स में भी नहीं मिलता कि वो मसाला खुद तैयार करें। तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है जो बताता है कि खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, फ्रेश है, और बहुत अच्छे डाइनिंग हॉल्स बने हुए हैं, कुकिंग ब्लॉक बने। कुकिंग में भी मैं कहूँगा कि पूरा ऑटोमेटिक मशीनरी है, बॉयलर है, चपातियों की मशीन है, हैंड टचिंग मिनिमम है, जिससे हाइजीन अच्छा मेंटेन रहता है। और सब्जी, दाल, चपाती, चावल, दही, सलाद, है ना, ये सब चीज़ें स्वीट डिश या मेनू में होती हैं। तो डेफिनेटली अनरिच्ड मेनू है, अच्छा खाना माना जाएगा। हमारे यहाँ तो अक्सर बच्चे वज़न बढ़ा के जाते हैं।
सच कह रहे हो सर? क्योंकि मोस्टली मम्मियाँ यही कंप्लेन करती हैं कि हमारे बच्चे का जो वजन है वो कम हो गया है। मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि घर पे हो सकता है एक दाल एक सब्जी एक चीज़ खा रहे हो, यहाँ सब डबल मिलती है। और आप ये देखिए कि बहुत ही अच्छे फ्रेश तरीके से मिलती है। और अक्सर आप ये देखेंगे 100 में से 90% बच्चों का वजन छोड़ के जाते हैं, उससे कुछ ना कुछ प्लस ही मिलेगा। अरे जेनजीस के बारे में क्या कहना है कि जेनजीस आजकल के जो बच्चों से मेरी बातचीत भी होती है तो वो उनको बहुत टेंट्रम्स चाहिए होते हैं, बहुत प्यार दुलार चाहिए होता है, थोड़ा भी कुछ बोल दिया तो रूठ जाएंगे। मतलब आपकी संस्थान में जब बच्चे आते होंगे या आसपास जब आप बच्चे देखते होंगे नीट के या फिर जेई वाले, मतलब थोड़े टाइप के अलग बच्चे आ रहे हैं, एक तो क्रिएटिव हैं या नहीं ये बताइए, टेक फ्रेंडली हैं ये तो नो डाउट, और वो टेंट्रम्स वगैरह प्यार बहुत दुलार बहुत चाहिए उन्हें। डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हैं कि आप ये देखिए कि हर 2-3 साल में जनरेशन में खूब परिवर्तन आ रहे हैं। और जैसे जनरेशन में परिवर्तन आ रहे हैं वैसे थोड़े थोड़े पेरेंट्स में भी आ रहे हैं। और जैसे जनरेशन में और पेरेंट्स में चेंज है वैसे के वैसे चेंजेस ही हम प्रिंस में करते जा रहे हैं। ज़माना क्या चाह रहा है, समय की ज़रूरत क्या है, इसलिए उसके अनुसार हमारे पूरे चेंजेज हैं। आज हम बच्चों को काउंसलिंग करके समझाते हैं। एक ज़माना था जब लटके बदले समझाते थे, लटके बलबूते। तो समय की जो ज़रूरत है उसके अनुसार पूरे चेंजेज हैं। और मैं कहूँगा कि बच्चा जैसे आज के बच्चा जैसे आपने कहा कि शॉर्ट टेम्पर रहता है ना, तो शॉर्ट टेम्पर वाले बच्चों को समझाना और ईजी है क्योंकि वो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। इसलिए उनको डील करना मुश्किल नहीं है। अपनापन आपको देना पड़ेगा, समझाना होगा, टाइम देना होगा। अच्छा, कोई आपके साथ ऐसा कोई केस हुआ है इमोशनल टच, कोई स्टूडेंट आया आपके पास या काउंसलिंग के लिए आया और उसने कुछ ऐसी बात बोल दी जो आपके दिल पे लग गई हो, मतलब कोई खूब कोई होती हैं, खूब कोई कुछ मतलब किस्सा याद हो? किस्सा आप बताने जैसे ऐसे कोई यूनिक किस्सा नहीं, खूब होते हैं। बच्चे चलते फिरते आ जाते हैं, रोक लेते हैं, दिखता है सर जा रहे हैं, अकेले ही जा रहे हैं, तो रोक लिया, आपने प्रॉब्लम बता दी, सर आजकल मेरे थॉट्स आ रहे हैं, आजकल मेरे स्ट्रेस है, तो थोड़ा टाइम मैं देता हूँ, थोड़ा टीम मेंबर से दिलाता हूँ। और डेफिनेटली फाइनली बच्चा इस बात से संतुष्ट होता है कि संस्था के मेन आदमी ने हमें पर्याप्त समय दिया है। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा, फीस स्ट्रक्चर को मैं देखूं तो कोटा का फीस स्ट्रक्चर जो डिफरेंट कोचिंग का है अगर एवरेज लेवल पे देखें और सीकर के डिफरेंट कोचिंग्स का, तो कितना अंतर मिलता है या मतलब अराउंड वही फीस घूमती है जो दोनों जगह पे देखी जा रही है? फीस स्ट्रक्चर तो थोड़ा बहुत सीकर का कम है, थोड़ा कम, लेकिन साथ में सीकर में स्कॉलरशिप बच्चों के लिए अच्छी है। तो मैं मानता हूँ कि कोटा की तुलना में आजकल सीकर का खर्चा 2/3 ही पड़ता है। रेजिडेंशियल एकेडमिक सब चीज़ें अपन मिलाएं तो ओवरऑल अपन टोटल देखेंगे तो 2/3 कोटा का रहेगा, 66% जिसको कहें, तो वो पेरेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बन जाता है। सर मैं सीकर आ रहा था और रास्ते में था ट्रेन में, तो मैंने एक किस्सा आपका देखा था कि आपने किसी स्टूडेंट को जो टॉप किया था उसे हेलीकॉप्टर राइड प्रोवाइड कराई थी। तो ये अनोखा पहली बार तो ख्याल कैसे आया और इस चीज़ को लागू करने का मोटिव क्यों आया आपको? देखो, मध्यम वर्ग का जितना भी बच्चा है उसकी फ़्लाइट्स में सीटिंग बहुत कम रही होती है। और मैं तो अभी आई एम एट 45 ईयर्स, मैं तो लगते नहीं हो सर, काफ़ी यंग लगते हो। हेलीकॉप्टर में आज तक नहीं बैठा। हाँ। तो जब हमारे बच्चों की मोटिवेशनल सेमिनार होती थी तो हम लोग कहते थे कि जो बच्चा ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर रहेगा उसको बड़ा नगद पुरस्कार तो दिया ही जाएगा, उसके साथ हेलीकॉप्टर से उसको अवार्ड सेरेमनी में लाया जाएगा। ये बात हमने एक बार नहीं 10 दफ़ा बच्चों को कही। और इसके पीछे लॉजिक ये था कि शायद नगद पुरस्कार की जो अमाउंट है, जो हमने 30 लाख रुपए बच्चे को साथ में दिया है, उसकी तुलना में हेलीकॉप्टर राइड बच्चे के ड्रीम को और ज़्यादा एक्सीलरेट कर सकता है। और डेफिनेटली हम मानते हैं कि वो जो सपना हमने बच्चों को दिखाया वो साल भर उनके दिमाग में रहता है कि हमारे लिए भी एक इंडिविजुअल हेलीकॉप्टर कहीं प्रोग्राम में जाए, परिवार के साथ हम जाए। अगर एक अचीवमेंट के साथ हम ऐसा हासिल कर सकते हैं तो क्यों नहीं उस अचीवमेंट को हम हासिल करें। तो डेफिनेटली वो पीसीपी का यूनिक कंसेप्ट था और उस यूनिक कंसेप्ट के कारण बच्चों में बहुत अच्छा मोटिवेशन रहा। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं मैट्रिक्स कोचिंग के मैनेजमेंट से नरेंद्र रोरा जी। अ, सबसे पहले आपको धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। सर सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, क्या कारण है ये बता दीजिए बहुत सिंपल वर्ड्स में, क्या कारण है जिसकी वजह से सीकर आज कोचिंग हब बन रहा है? जैसे आपने डेटा दिए सर, उसमें जैसे आपने 700 प्लस स्टूडेंट्स की बात किया, एक डेटा सिलेक्शन का भी आया था, तो उसमें भी कोटा से डबल सिलेक्शन सीकर से जा रहे हैं। देखेंगे कि हमारा यहाँ का वातावरण बड़ा पीसफुल सा रहता है, कोटा की तरह जैसे स्ट्रेस नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हमने स्टूडेंट में क्लासरूम के अलावा भी बहुत सारी एडिशनल इनोवेशन हमने किए हैं यहाँ पे। जैसे बच्चे की काउंसलिंग का कंसेप्ट था, तो ये कोटा के लिए नहीं था, जबकि यहाँ से कोटा में
वो स्टूडेंट काउंसलिंग्स का गया, जैसे फैकल्टी काउंसलिंग्स हो, जैसे एकेडमिक काउंसलिंग्स हो। तो एक मेन रीज़न ये रहा कि सीकर में इनोवेशन है, और क्योंकि कोटा बहुत साल पहले से चल रहा था तो सेम ढर्रे पे चल रहा था। यहाँ पे नए नए इंस्टीट्यूट्स आए तो सब अब एक इनोवेशन के साथ में आए। दूसरा ये है कि जैसे मैंने स्ट्रेस के ऊपर बात किया, तो यहाँ सेकेंडरी चीज़ बिजनेस को रखा गया है, प्राइमरी चीज़ अभी भी एजुकेशन है, शिक्षा है। तो शिक्षा को शिक्षा माना गया है। तो मल्टीपल रीजंस हैं कि सीकर आज कोटा से अच्छा कर रहा है, क्योंकि इंडिया के मैप पे इतने दिन जैसे नहीं दिख रहा था, बट अब जैसे लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश से ये सारी चीज़ें रिजल्ट्स वगैरह क्लियर कर चुके हैं। तो उसके जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक रीजन नहीं है, जैसे हमारा फैकल्टीज़ का स्टूडेंट का कनेक्शन हो, जैसे इंस्टीट्यूट्स जितने भी यहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं उनका स्टूडेंट को सपोर्ट हो, एक स्ट्रक्चर हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बेटर है कोटा से, और यही नतीजा है कि इसका आपको देखने को मिल रहा है परिणाम। अच्छा, तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि ये तो चलो बात हो गई कारण क्या है, क्यों आ रहे हैं बच्चे। मुझे जानना है कि जो क्राउड आ रहा है बच्चों का नीट यूजी वाला और जेई मेन वाला, और फैकल्टीज़ वो किस तरीके के हैं? क्या वो लोकल फैकल्टीज़ हैं, या जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं वो नियर बाई स्टेट्स के हैं, हिंदी बेल्ट के हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं, या कहें कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की तादाद अभी भी ज़्यादा है? नहीं, रिसेंट में इंग्लिश मीडियम का कल्चर बढ़ा है, और अच्छी खासी संख्या में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं और हिंदी के स्टूडेंट्स भी हैं हमारे पास। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बैच रहते हैं। रही बात स्टूडेंट्स कहाँ से हैं, स्टूडेंट्स ना केवल हिंदी बेल्ट से हैं, जैसे आप देखेंगे कि हमारे पास लद्दाख से स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास में अरुणाचल मणिपुर से है, असम से स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में। तो मल्टीपल स्टेट्स के स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं। और दूसरी चीज़, जैसे फैकल्टीज़ का आपने कहा कि फ़ैकल्टीज़ कहाँ से हैं आपकी, जाहिर सी बात है कि एक हम फैकल्टीज़ का एक स्टैंडर्ड रखते हैं। जैसे मैं स्पेशली मैं मैट्रिक्स की बात करूं, तो हम कोशिश करते हैं कि फैकल्टी सेलेक्टेड हो और एक्सपीरियंस्ड हो। तो इतना सारा एक अच्छे खासे स्टाफ की आवश्यकता रहती है, तो लोकल में तो इतना मिलेगा नहीं। तो मल्टीपल स्टेट से फैकल्टीज़ भी है, तो ऐसा नहीं है कि लोकल ही फैकल्टीज़ है। ओके। आपने बताया कि कोटा में जो बच्चों के पास मतलब स्ट्रेस काफ़ी होता है, आपने बताया कुछ काउंसलिंग वगैरह करते हैं। काउंसलिंग के अलावा और क्या चीज़ें होती हैं जिससे बच्चे स्ट्रेस में नहीं रहते? क्योंकि कोटा का जो कल्चर था, बुक्स का, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं थी वहाँ पे, एक माहौल, एक कंपटीशन वाला माहौल वहाँ पे ज़्यादा था। बच्चा देख कर ही वहाँ पे जाता था और सोचता था कि मुझे नहीं हुआ क्रैक तो मेरे घर वाले या शर्मा जी क्या सोचेंगे या गुप्ता जी क्या सोचेंगे, है ना? इस तरीके का माहौल यहाँ पे भी है, या फिर आप लोगों ने कुछ नया प्रोवाइड किया बच्चों को इसलिए बच्चे यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं? जैसे मैंने बात किया इनोवेशन का, इनोवेशन इन द सेंस कि बच्चा स्ट्रेस में क्यों जाता है। बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आया है, जाहिर सी बात है अच्छे खासे डाउट्स भी रहेंगे। अगर आप प्रॉपर बच्चे के डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे, ना केवल उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे स्टूडेंट डेली डे टू डे लाइफ में फेस करता है, वो भी प्रॉब्लम्स आपको एक तरीके से बच्चे को गाइड करनी पड़ेगी। तो अगर आप वो चीज़ें, वो स्ट्रक्चर ही आपके पास नहीं होगा, तो बच्चे के अंदर एक बबल क्रिएट होगा, और समहाउ कभी ना कभी तो वो बबल फूटना ही है। तो जिस तरीके से जैसे हम मल्टीपल लेयर पे हमारा स्ट्रक्चर, जैसे मैट्रिक्स की मैं बात करूं, हमने डिजाइन कर रखा है, जैसे डाउट क्लियरेंस के सब्जेक्ट के हो चाहे एकेडमिक काउंसलिंग में, हम बच्चे से 1-to-1 काउंसलिंग्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। बच्चे की जैसे घर से भी कोई समस्या है तो यहाँ पे आपको मनोसलाहकार मिलेंगे, वो चाहे आप किसी हॉस्टल में रह रहे हो, कहीं आप इंस्टीट्यूट में हैं, कहीं भी है, तो वो एक सपोर्ट आपको इंस्टीट्यूट से हमेशा से रहता है। दूसरा है पढ़ाई की रिगार्डिंग, पढ़ाई की रिगार्डिंग भी जैसे हमने सिर्फ डाउट काउंटर्स पे ही बच्चे को एक लटका के रखने वाला कंसेप्ट नहीं है। मल्टीपल लेयर पे बच्चे के डाउट क्लियरिंग के हमने, जैसे फैकल्टीज भी बच्चे को पर्सनल अटेंशन बच्चा चाहे और देते भी हैं, पेरेंट्स आकर के करते हैं। तो एक स्ट्रक्चर था, वही एक शिक्षा के लिए ही बनाया हुआ था, ना कि कोई एक बिजनेस मॉडल था। तो उसी के सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, बिजनेस मॉडल की आप बात कर रहे हैं तो मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नीट यूजी का और जेई मेन का फीस स्ट्रक्चर जानना चाहता हूँ, एक चीज़। दूसरा ये जानना चाहता हूँ, कोटा से अगर ओवरऑल सीकर को देखें या आपके ऑर्गेनाइजेशन को देखें, किस तरीके से आपका फीस स्ट्रक्चर वहाँ से कम है, ज़्यादा है, बराबर है, कितना है? फी स्ट्रक्चर मेरे संज्ञान में नहीं है कोटा का किस तरीके से है, बट हमारे यहाँ पे मल्टीपल टाइप से स्कॉलरशिप्स बच्चों को दिया जाता है। तो बच्चा जैसे बच्चे की बोर्ड की परसेंटेज के हिसाब से भी है,
यहाँ पे इंस्टीट्यूट में भी जैसे हम मैट्रिक्स तो एक एमसेट एग्ज़ाम करवाता है, एक मैट्रिक्स ओलंपियाड होता है, उसके भी यहाँ पे भी बच्चे को स्कॉलरशिप्स मिलती हैं जेई मेन जेई एडवांस के हिसाब से। तो एक फीस मिनिमम सा ही रहता है। कितना मतलब एक साल का अगर फीस देखें, अगर बच्चा 12th क्लास में पढ़ रहा है और जेई मेन या फिर नीट की तैयारी के लिए आया है तो क्या फीस स्ट्रक्चर रहता ये वेरी करता है, 40,000 से स्टार्ट होता है, आप 80,000 के अराउंड 90,000 के अराउंड तक जाता है। 40 से 90 स्कॉलरशिप्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो इसमें 40 से 90,000 के बीच में स्कॉलरशिप इंक्लूड रहती है एक्सक्लूड रहती है? स्कॉलरशिप इंक्लूड होती है। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि बच्चे जैसे आपके पास आते हैं, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से होंगे, आपके पास आते होंगे, और कई कई आपने केसेस ऐसे देखे होंगे कि बच्चा आया आपके पास और माँ बाप आए और माँ बाप के पास में फ़ीस देने के लिए पैसे बहुत कम है। तो ये जो केसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बहुत वेरिएबल केसेस, बहुत अनोखे केसेस होंगे। अगर आपके पास ऐसे कोई केसेस आए तो उसके बारे में बता सकते हैं, या आते हैं तो किस तरीके से आप उन्हें हैंडल करते हैं? नहीं, आते हैं तो डेफिनेटली मैंने कहा कि एक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम रहता है, तो ये एक स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था तो नहीं है, बट ये काउंसलर्स के पास में या एडमिन जो यहाँ का मैनेजमेंट है उनके पास अधिकार रहते हैं, और जाहिर सी बात है जो बच्चे की आवश्यकता है उसके हिसाब से उनको रिलीफ भी दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जिनका जो पढ़ना चाह रहे हैं पर आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो संस्था उनको संबल देती है, और मोस्टली सारे इंस्टीट्यूट देते हैं, ना केवल मैट्रिक्स का है। तो ये भी एक, क्योंकि मैंने कहा कि स्टूडेंट पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा चीज़ें यहाँ ऑपरेट होती है। आप ऐसा कभी भी भय नहीं रहेगा आप में कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ वहाँ पे मेरे को स्टाफ मिलेगा कि नहीं। आज उसने, क्योंकि कोटा में आपको ये बहुत कॉमन चीज़ें देखने को मिलती है कि आज फैकल्टी है, कल किसी और इंस्टीट्यूट में है, कल परसों किसी और इंस्टीट्यूट में है, स्विच करते रहते हैं। स्विच करते रहते हैं। तो एक स्टेबल चीज़ें हैं, तो अगर स्टेबिलिटी रहेगा तो अपन बेफिक्र होकर के बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम्स यहाँ नहीं आती है, और बहुत सारे रीजन्स हैं कोटा से बेटर होने के सीकर के पास।